स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर्स में हमने देखा कि किस प्रकार लिपिड्स जो है बहुत सारे तरीके के रूप में मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल पिगमेंट्स के रूप में, कोफैक्टर्स के रूप में, मेम्ब्रेन कंपोनेंट्स के रूप में, हॉर्मोन्स के रूप में, या डिटर्जेंट्स, या मैसेंजर्स, या एंकर्स फॉर प्रोटीन्स। ये डिफरेंट टाइप्स हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े हैं। जैसे पिगमेंट्स में क्या है, रेटिनॉल या कैरोटीन। कोफैक्टर्स में विटामिन के। मेम्ब्रेन कंपाउंड्स में फॉस्फोलिपिड्स। हॉर्मोन्स में विटामिन डी। डिटर्जेंट्स में बाइल। मैसेंजर्स में फॉस्फेट, टाइडिल, इनोसिटॉल। और एंकर्स प्रोटीन में भी प्रीनाइल ग्रुप वाले लिपिड्स। तो ये सब हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है। आज हम बात करेंगे कि फैटी एसिड कैसे सिंथेसाइज होता है। नॉर्मल फैटी एसिड्स जो सैचुरेटेड होते हैं। तो हम ये जानते हैं कि फैटी एसिड या किसी भी कंपाउंड के बनने या उसके डिसइंटीग्रेट होने को हम क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। इस मेटाबॉलिज्म में एक सिंथेसाइजिंग रिएक्शन होता है और एक डीजनरेटिंग होता है। तो एनाबॉलिज्म में हम क्या पढ़ते हैं, सिंथेसिस। और कैटाबॉलिज्म में डीसिंथेसिस या डीजनरेशन। इसमें हम जानते हैं कि अल्फा या बीटा ऑक्सीडेशन होता है फैटी एसिड्स का, जिसमें कि प्रत्येक बार में 2 कार्बन एटम कंपाउंड एसिटिल कोएंजाइम ए बनता है। तो पहले ये मालूम था, ऐसा अनुमान था कि शायद इसी को पलट दीजिए तो सिंथेसिस शुरू हो जाएगी। लेकिन बाद में जब ये पता चला कि दोनों अलग अलग रिएक्शनरी स्टेप्स हैं, तो फिर ध्यान गया कि ये किस चीज़ से बनता है। तो ये पता चला कि CH2C ये एक 3 कार्बन कंपाउंड है, जिसमें कि 3 कार्बन कंपाउंड का रोल है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मेलोनिल कोएंजाइम ए।
इसमें एक एसिटिल ग्रुप है, ये एक एसिटिल ग्रुप है जिसमें कि एक कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, वो एसिटिल कोएंजाइम का ही स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें एक एक्टिवेटेड कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा हुआ है। ये कहाँ से आता है, ये बाइकार्बोनेट आयन से आता है, ये वाला ग्रुप। तो ये जो मेलोनिल कोएंजाइम है, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फैटी एसिड सिंथेसिस। और ये क्या करेगा, ये इसका जो दो है, जैसे यहाँ 2 कार्बन बाहर निकल रहा है, उसी तरीके से ये 2 कार्बन इसमें बार बार जुड़ेगा। इसलिए हमने पहले भी आपको बताया था कि जो ज़्यादातर फैटी एसिड्स हैं वो इवन नंबर्ड कार्बन होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। इवन नंबर्ड इसलिए है कि हर बार उसमें 2-2 का ही करके एडिशन होता है। इस मेलोनिल कोएंजाइम ए में ये एक्टिवेटेड कार्बोक्सिल ग्रुप ऐड करने के लिए जो एंजाइम यूज होता है वो है एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। इसकी 3 सब यूनिट होती है। इट हैज 3 सब यूनिट्स जो कि बैक्टीरिया में अलग अलग होती है, लेकिन मैमल्स वगैरह में एक ही पॉलीपेप्टाइड में तीनों सब यूनिट्स होती है। इसकी एक खास बात यह है, इस एंजाइम की बात करें तो एक खास बात यह है कि ये जो एंजाइम है इसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होता है। मल्टी फंक्शनल पॉलीपेप्टाइड, जिसमें कि 3 सब यूनिट्स होती हैं, उसमें एक प्रोस्थेटिक ग्रुप जुड़ा होता है। जो प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, उसका नाम है बायोटिन। जो किससे जुड़ा होता है, जो एक सिग्मा एमिनो एसिड के एमाइड लिंकेज के एमिनो ग्रुप से एमाइड लिंकेज के थ्रू किसी भी सब यूनिट में जुड़ा होता है। तो बायोटिन प्रोस्थेटिक ग्रुप है जो एमाइड ग्रुप से जुड़ा हुआ है। किसके एमिनो एसिड, कौन से के, लाइसीन एमिनो एसिड में जो सिग्मा एमिनो एसिड का जो एमिनो ग्रुप है उससे वो जुड़ा रहता है। उसका अगर हम एक स्ट्रक्चर सा बनाना चाहें, मान लीजिए ये बायोटिन है, तो बायोटिन कैरियर प्रोटीन। इस बायोटिन कैरियर प्रोटीन में एक साइड आर्म निकली होती है, एक साइड आर्म निकली होती है जिसके छोर पर एक 5 कार्बन रिंग होती है और उस 5 कार्बन रिंग से
एक और 5 कार्बन रिंग जुड़ी होती है। तो ये जो 5 कार्बन रिंग जुड़ी होती है, इसी में से यहाँ पर COO ये वाला जो ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है कार्बोक्सिलेज, ये अटैच होता है। तो चूंकि ये बायोटिन कैरियर प्रोटीन है, उसकी ये साइड आर्म है, तो ये फ्लेक्सिबल होती है। ये बायोटिन कार्बोक्सिलेज से लेकर के ट्रांस कार्बोक्सिलेज तक फ्लेक्सिबिलिटी शो करती है। मान लीजिए इस प्रकार से, मान लीजिए एक बायोटिन का एक है और इस पर एक फ्लेक्सिबल आर्म है, और इसमें एक बायोटिन कार्बोक्सिलेज का ग्रुप है और एक कार्बोक्सिलेज का ग्रुप है। यानी और ये है ट्रांस कार्बोक्सिलेज। तो ये क्या करेगा, यहां पर तो ये कार्बन ग्रुप को पकड़ेगा और फिर अगले ही स्टेप में ये इधर आकर के, अगले स्टेप में ये इधर आकर के इस कार्बन को ट्रांसफर कर देगा, इस कार्बन को ट्रांसफर कर देगा दूसरे ग्रुप में। वो जो ग्रुप है वो क्या है, एसिटाइल ग्रुप है। इस ग्रुप में ट्रांसफर कर देता है। तो बायोटिन कैरियर प्रोटीन का काम क्या है कि वो आने वाले, अच्छा ये कहां से आ रहा है, ये बाइकार्बोनेट आयन से आया है, और इसके आने के, चूंकि आया है, इसमें अटैच होगा, इसलिए इसमें एक एटीपी भी खर्च होती है। तो ये कैसा प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप क्या है, एक एटीपी डिपेंडेंट प्रोसेस है जिसमें कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट आयन से कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप बायोटिन कार्बोक्सिलेज एंजाइम वाले रीजन में इस बायोटिन कैरियर प्रोटीन पर अटैच होता है, और उसके बाद सेकेंड स्टेप में ट्रांस माने होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। किसको ले जा रहा है, कार्बोक्सिल ग्रुप को। तो कार्बोक्सिल ग्रुप को यहाँ से यहाँ ले जाना और किससे जोड़ देना, एसिटाइल ग्रुप से। तो एसिटाइल ग्रुप भी हम जानते हैं क्या है, CH2COSCOA, इसमें वो जोड़ देगा। जब वो जोड़ देगा तो यहाँ पर बाद में फिर क्या अटैच हो जाएगा, यही वाला कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है वो, ये वाला, ये आ गया, और इसमें तो अब ये क्या बन गया हमारे पास, 1, 2 और 3 कार्बन का एक कंपाउंड बन गया जो कि एक मेलोडिल कोएंजाइम ए है।
मेलोनिल कोएंजाइम ए है जो कि स्टार्टिंग पॉइंट है किसी भी फैटी एसिड्स की सिंथेसिस में। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार बायोटिन से कार्बोक्सिलेशन का मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप का ट्रांसफ़र हुआ। इसे हम दो और प्रकार के उसमें देख सकते हैं, जैसे पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज और प्रोपियोनिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज। ये दो और एंजाइमिक रिएक्शन है जिसमें कि बायोटिन के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो ये जो अभी एसिटिल कोएंजाइम ए कार्बोक्सिलेज का हमने मैकेनिज्म देखा है, वही मैकेनिज्म यहाँ भी काम करती है पाइरुवेट से फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट बनाने के लिए ग्लूकोनियोजेनेसिस में, जब हम ग्लाइकोलिसिस को उल्टा रखते हैं। तो ये तो हुआ कि मेलोनिल कोएंजाइम ए कैसे बनेगा। अब लॉन्ग चेन फैटी एसिड बनने के लिए एक एंजाइम की जरूरत पड़ती है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स ही कहिए, फैटी एसिड सिंथेज। फैटी एसिड सिंथेज जो एक सिस्टम है, बल्कि इट इज काइंड ऑफ सिस्टम है, ये यूज़ होता है और इसी के जरिए धीरे धीरे हर बार में इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है। प्रत्येक बार में 2 कार्बन, तो हर बार कुछ स्टेप्स रिपीट होंगे, हर बार कुछ स्टेप्स रिपीट होंगे। तो वो क्या होंगे, उन स्टेप्स की संख्या है 4 स्टेप्स हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और जितनी बार ये रिपीट होते हैं उतनी बार इंक्रीमेंटल ग्रोथ होती है, किसकी, हर बार जो चेन है वो 2 कार्बन बढ़ जाएगी। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो फैटी एसिड सिंथेज का है उसमें जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है और एक्टिवेटिंग एजेंट है, वो ऑक्सीडेटिव प्रोसेस में यूज होने वाले इलेक्ट्रॉन कैरियर और एक्टिवेटिंग एजेंट से डिफरेंट है। अब जैसे मान लीजिए ऑक्सीडेशन अगर हो रहा है तो NADH वुड बी दी इलेक्ट्रॉन कैरियर और एक थायोल ग्रुप होगा किसका, कोएंजाइम ए का, जो कि एक्टिवेटिंग एजेंट का काम करेगा। लेकिन जब हम फैटी एसिड सिंथेसिस की बात करें तो जो इलेक्ट्रॉन कैरियर हैं वो क्या हो जाएंगे, NADPH हो जाएगा और एक्टिवेटिंग एजेंट तो स्टिल थायोल ग्रुप रहेगा, लेकिन वो कोएंजाइम का नहीं रहेगा, बल्कि जो फैटी एसिड सिंथेज का एक मल्टीफंक्शनल कॉम्प्लेक्स है, पॉलीपेप्टाइड है, उनके सब यूनिट्स होंगे। तो उसमें 2 सब यूनिट्स ऐसे होते हैं जिसमें थायोल ग्रुप होता है जो थायो एस्टर लिंकेज बनाता है, वो एक्टिवेटिंग एजेंट है। तो यहाँ पर डिफरेंस किस में है, इलेक्ट्रॉन कैरियर में है। ये ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है और ये सिंथेसिस वाला प्रोसेस है। तो ये हमें याद रखना है कि यहाँ पर NAD और NADPH और कोएंजाइम ए और सब यूनिट्स ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स, वो एंजाइम्स के डिफरेंट सब यूनिट्स।
तो अगर हम बात करें FAS की, यानी FAS, तो FAS दो प्रकार के होते हैं। FAS1 जो कि एनिमल्स एंड फंजाई में मिलते हैं, एंड FAS2 जो कि प्लांट्स और बैक्टीरिया में मिलते हैं। FAS में क्या है कि 7 सब यूनिट्स होते हैं, हैं जो कि एक ही प्रकार के, यानी एक ही एंजाइम कॉम्प्लेक्स के डिफरेंट यूनिट्स होते हैं। ऑल आर एक्टिंग इंडिपेंडेंटली। तो 7 सब यूनिट्स होगा और इंडिपेंडेंटली एक्ट करेंगे वो। प्लांट्स में क्या होता है कि यूनिट्स तो होते हैं लेकिन ऑल इंडिपेंडेंटली बिहेविंग, यानी यहां पर एक कोई कॉम्प्लेक्स नहीं बनाते हैं, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे। किसमें? प्लांट्स में। यहां पर एक कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, यानी एक लार्जर बॉडी बनाएंगे जिसमें अलग अलग सब यूनिट्स होगी। उन सब यूनिट्स की अपनी अलग अलग एक्टिव साइट्स होगी और वो इंडिपेंडेंटली तो बिहेव करेंगे लेकिन वो एक ही साथ रहेंगे। तो जब यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसका फर्क क्या पड़ता है कि कोई भी इंटरमीडिएट रिलीज नहीं होता, रिलीज नहीं होगा। किसमें? FAS1 में। नो इंटरमीडिएट रिलीज एंड दे रिमेन अटैच्ड टू द कॉम्प्लेक्स ट्रांजिएंटली। They remain attached to the complex, यानी फैटी एसिड सिंथेज कॉम्प्लेक्स, ट्रांजिएंटली। कोई इंटरमीडिएट रिलीज नहीं होगा। जबकि हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में रिलीज होते हैं और रिलीज होकर के दूसरे और सिंथेटिक साइकिल्स में चले भी जाते हैं। तो यहां क्या होगा, जब एक साइकिल पूरी हो जाएगी, यानी पूरा एक हो जाएगा, तो एक पामीटेट बनेगा जो कि 16 कार्बन कंपाउंड होगा। किसमें होगा? एनिमल्स में और फंजाई में पामीटेट बनेगा। यहां क्या होगा कि प्लांट्स में कि इंटरमीडिएट रिलीज बीच में हो जाते हैं और ये कई तरीके के बनाएगा। ये सैचुरेटेड भी बनाएगा प्लांट्स, अनसैचुरेटेड भी बनाएगा फैटी एसिड, और हाइड्रोक्सी फैटी एसिड भी बनाएगा। तो ये 3 आउटकम होते हैं किसके? प्लांट्स के। लेकिन एनिमल्स में सिर्फ एक ही आउटकम होता है, वो है पामीटेट। तो एनिमल्स का क्या है, ये एक जो फैटी एसिड सिंथेज यानी FAS1 है, ये क्या है? एक होमोडाइमर है। होमोडाइमर है जिसके दोनों बड़े बड़े पार्ट्स में सारे के सारे 7 सब यूनिट्स रिसाइड करते हैं। सारे के सारे 7 सब यूनिट्स उसी होमोडाइमर में मिलेंगे। यहाँ पर प्लांट में डाइमर वगैरह नहीं है, सारे के सारे एंजाइम की जो सब यूनिट्स है वो अलग ही अलग रहते हैं, वो आपस में मिल करके एक बड़ा एंजाइम नहीं बनाते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है जिसे ध्यान में रखना है कि ऑल आर इंडिपेंडेंट, ऑल सब यूनिट्स
इंडिपेंडेंट होते हैं। चूंकि सब यूनिट्स हम कह रहे हैं तो एक ये इम्प्रेशन जा सकता है कि किसी बड़ी चीज़ के सब यूनिट होंगे, लेकिन सब यूनिट न कह के हम उनको 7 अलग अलग एंजाइम्स कह सकते हैं। एनिमल्स में सातों एंजाइम मिलकर के सब यूनिट्स बना लेते हैं, और प्लांट्स में या बैक्टीरिया में सातों एंजाइम अलग अलग बिहेव करते हैं। ये एक बेसिक थिंग है। अब जो यहाँ चूंकि हम FAS1 का ही एग्जाम्पल लेंगे, 2 का एग्जाम्पल नहीं लेंगे अभी। तो FAS1 में जो सब यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 मेलोनिल एसिटाइल कोएंजाइम ए, ACP, ट्रांसफरेज पहला एंजाइम है। दूसरा एंजाइम है बीटा कीटो एसिल ACP, रिडक्टेज। तीसरा है बीटा कीटो एसिल ACP सिंथेज। चौथा है बीटा हाइड्रोक्सी एसिल डिहाइड्रेटेज। इनॉयल ACP, reductase, and the sixth one is acyl carrier protein, and the seventh one is ट्रांसएस्टरेज। तो ये 7 तरीके के सब यूनिट्स इसमें मिलते हैं। इनका शॉर्ट फॉर्म है जो इन्हीं के नाम पर डिपेंड करता है, मेलोनिल एसिटिल ट्रांसफरेज, MAT, कीटो एसिल रिडक्टेज, KR, कीटो एसिल सिंथेज, KS, हाइड्रोक्सी एसिल डिहाइड्रेटेज, DH, इनॉयल ACP रिडक्टेज, E for इनॉयल, R for रिडक्टेज, एसिल कैरियर प्रोटीन ACP एंड TE। ये इसके शॉर्ट फॉर्म है जो कि आपको कहीं किताबों में लिखे मिलेंगे। तो इनका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वैसे तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम इन्हें सिर्फ वैसे ही बना लें कि अगर एक सर्किल के रूप में हम इन्हें दिखाएं, ये बता सकते हैं हम कि एक
एंजाइम कॉम्प्लेक्स है फैटी एसिड सिंथेज, जिसके की अलग अलग सब यूनिट्स हैं। इसमें 7वां सब यूनिट नहीं है क्योंकि वो ट्रांस ईस्ट्रेज है, जो कि थायो ग्रुप में जो ईस्टर लिंकेज होता है उसे तोड़ता है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ 6 ही है। मान लीजिए के एस है, MAT है, KR है, ER है, TH है और एक है ACP। ACP के बारे में हम पहले बात करते हैं कि ACP क्या चीज़ है। ये एसिड कैरियर प्रोटीन। तो यहाँ मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें ये है कि एक एसिड कैरियर प्रोटीन है जिसमें एक ग्रुप लगा रहता है, और वो ग्रुप क्या है, वो ग्रुप यहां से होगा, इसे क्या बोलते हैं, 4-फॉस्फोपेंटेथीन। ये ग्रुप है जिसमें एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, जिसकी वजह से ये मेन प्रोटीन सब यूनिट से जुड़ा हुआ है, और इसके एक तरफ एक थायो ग्रुप होता है। इस थायो ग्रुप का काम एसिटाइल ग्रुप को पकड़ना है। एसिटाइल ग्रुप 2 होते हैं हमारे पास, एक एसिटाइल के रूप में मौजूद है और एक मेलोनिल ग्रुप के रूप में मौजूद है। तो ये दोनों जो थायो ग्रुप है ये एस्टर लिंकेज बनाते हैं उनके साथ। ये वाली चीज फिर क्या हो गई, पेंटोथेनिक एसिड, जो कि एक विटामिन B6 है। तो ये क्या करता है कि ये शटल सिस्टम है। ACP क्या है, शटल सिस्टम है। हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ACP सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है, विच बाइंड्स द होल सिस्टम। ये एक शटल सिस्टम है जो सारे फैटी एसिड सिंथेज के पूरे कॉम्प्लेक्स को बांध के रखता है, और इंटरमीडिएट्स जो बनते हैं उन्हें एक यूनिट से दूसरी यूनिट पर ले जाता है। जैसे अगर बैक्टीरियल होगा तो मान लीजिए ये एक ACP सिंथेज है बैक्टीरिया का, तो जो ACP है, एसिड कैरियर प्रोटीन है, वो एक अपने आर्म के द्वारा वो जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं उन्हें चारों तरफ वो जो भी इसके सब यूनिट्स हैं उनके पास ले जा रहा है बाहर से, सरफेस पर से। लेकिन मैमल्स में क्या होता है कि सरफेस पर न जा करके वो उसी में धंसा होता है, डीपली सबमर्ज्ड होता है, और अंदर ही अंदर वो इंटरमीडिएट्स को डिफरेंट सब यूनिट्स के पास ले जाता है। तो ये क्या करता है, शटल। शटल का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। शटल कॉक आपने सुने होंगे। तो शटल का मतलब है किसी 2 जगह या एक जगह से दूसरी जगह के बीच में जाना और फिर वहां से फिर वापस आना। तो ACP एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फैटी एसिड सिंथेज है, जिसका काम एसिटाइल ग्रुप को पकड़ के रखना है, और जब उसमें इंटरमीडिएट्स बनने लगे तो उस इंटरमीडिएट्स को डिफरेंट सब यूनिट्स के पास तक लाना और ले जाना है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं कि बनेगा कैसे, यानी एक फैटी एसिड सिंथेसिस स्टार्ट कैसे होगी। तो इसमें 4 रिएक्शंस हैं।
उस 4 में पहले 2 रिएक्शन हमने अभी देख लिए, वो क्या थे? 4 से पहले वाले, यानी वो क्या थे? मेलोनिल कोएंजाइम ए कैसे बनेगा। तो हमने देखा कि HCO3 जो ग्रुप है ये ATP के साथ मिलता है, फिर एसिटिल कोएंजाइम ए के साथ मिल करके मेलोनिल कोएंजाइम दे देता है। तो 2 ये वाले स्टेप्स अभी हमने पहले देखे थे। अब हमको तैयार क्या मिला है? अब हमारे पास ये तैयार है जो कि फैटी एसिड सिंथेसिस में की साइकिल में एंटर करेगा। अब फैटी एसिड सिंथेसिस को बताने के लिए हमें फिर से डायग्राम बनाने हैं, और डायग्राम हम ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि ग्रुप वाइज। तो वो मैं भी डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं कि मान लीजिए ये एक FAS1 है, FAS1 है, और इसमें डिफरेंट इसमें सेक्शन है। अब जो हमारा मेलोनिल कोएंजाइम ए है वो सबसे पहले कहाँ आएगा? किसी ACP पर आएगा, क्योंकि जरूरी है कि जब फैटी एसिड सिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो तो उसमें दो थायोल ग्रुप होते हैं। एक ACP में थायोल ग्रुप होता है और एक बीटा कीटो एसिल सिंथेज में थायोल ग्रुप होता है। बाकी अभी मैं नहीं लिख रहा हूं, केवल ये 2, एक एसिल कैरियर प्रोटीन में थायोल ग्रुप है और एक बीटा कीटो एसिल सिंथेज यानी कीटो एसिल सिंथेज KS, इसमें थायोल ग्रुप है। इस पर चार्ज्ड या एक्टिवेटेड एसिटाइल ग्रुप लगे होने चाहिए। तो इस पर कैसे आएगा? इस पर आएगा मैट की वजह से, यानी मेलोनिल ऑब्लिक एसिटिल कोएंजाइमेट ट्रांसफरेज। ये क्या करते हैं कि सबसे पहले एक एसिटाइल ग्रुप को, यानी CH3COO, इस ग्रुप को इससे अटैच करता है ACP से अटैच होने के बाद ACP इस वाले ग्रुप को KS के थायोल ग्रुप से अटैच कर देता है। तो अब यहाँ पर फाइनली क्या लगा हुआ है? फाइनली लगा हुआ है CH3 एंड O। इस प्रकार से ये अटैच हो जाता है। ये हमारा एक्टिवेटेड एसिटाइल ग्रुप है जो एसिटिल कोएंजाइम ए से आया है। किससे आया है? ये एसिटिल कोएंजाइम ए से। तो क्या होगा यहाँ पर अगर हम कोएंजाइम ए लिख दें तो CSCOA, ये इधर आया मैट की वजह से और इस थायोल ग्रुप से सबसे पहले इससे जुड़ा। इससे जुड़ने की वजह से अब यहाँ पर SCOA अलग होके बाहर निकल गया है और एक वाला जो नंबर 1 थायोल ग्रुप है उस पर एक एसिटिल ग्रुप आकर के लग चुका है। अब दूसरा एसिटिल ग्रुप आना है जो किस रूप में आएगा? मेलोनिल कोएंजाइम ए के रूप में आएगा। अब वो क्या करेगा? वो फिर से
अब यहाँ पर जो ACP है, इसमें जो थायोल ग्रुप है, बगल में KS है, इसमें भी जो थायोल ग्रुप है जो कि एक एसिटाइल ग्रुप से ऑलरेडी जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर जो CH2C इससे जुड़ गया, C के साथ एक कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है। अब ये दोनों जो रिएक्शन है वो मैट के द्वारा ही कैटलाइज होते हैं, मैनोनिल और एसिटिल कोएंजाइमेट ट्रांसफरेज। अब यहाँ पर कंडीशन आ गई, अब यहाँ से स्टार्ट होनी है, यानी अब जो रिएक्शन होगा वो नंबर 1 रिएक्शन कहलाएगा, रिएक्शन नंबर 1। ये एक्टिवेटेड FAS1 है, जिसके एक ग्रुप पर एसिटाइल ग्रुप लगा हुआ है, एक थायोल ग्रुप पर, और एक थायोल ग्रुप पर मैलोनिल कोएंजाइमेट लगा हुआ है। अब इसको यहीं से समझ लीजिए कि होगा क्या। होगा ये कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो पहले जुड़ी हुई थी कार्बोक्सिल फंक्शन ग्रुप के रूप में, वो ही निकल जाएगी, वो ही निकल जाएगी, और उसकी जगह ये जो एसिटाइल ग्रुप है वो उसकी जगह ले लेगा। और इन सब चीज़ों को में जब ले लेगा उसकी, जैसे यहाँ से हटा और यहाँ से इसने ले लिया, तो ये जो हमारा कीटो ग्रुप है, ध्यान दीजिएगा कि फर्स्ट में चूंकि दोनों जुड़ेंगे तो इसे हम क्या बोलेंगे, कॉन्डेंसेशन। कॉन्डेंसेशन होगा दोनों ग्रुप का, ये वाला ग्रुप हट करके इसे रिप्लेस करते हुए इसे रिप्लेस कर देगा, और ये ग्रुप इस थायो ग्रुप से हट करके यहाँ पर चला जाएगा। क्यों चला जाएगा? क्योंकि ये जो मेथिलाइन ग्रुप है ये इस थायो एस्टर ग्रुप पे अटैक करता है, वो भी अभी हम बताएंगे। लेकिन आपको यहीं से क्या समझ लेना है कि जब ये वाला ग्रुप इससे जुड़ जाएगा तो इसमें एक कीटो ग्रुप है, यानी पहले रिएक्शन में दिस एसिटाइल ग्रुप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस। इसमें एक एसिटाइल ग्रुप है। अब बाकी के 2, 3 और 4 के रिएक्शन में केवल इसी एसिटाइल ग्रुप का रिडक्शन होना है बस, और कुछ नहीं होना है। यानी फैटी एसिड सिंथेसिस या सिंथेज एंजाइम में केवल 2 एसिटाइल ग्रुप जुड़ते हैं, और उसके बाद जो बनता है कीटो ग्रुप, ये कीटो ग्रुप देखिए एक और है, यहाँ पर भी है, इस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन ये वाला जो कीटो ग्रुप है ये ही फिर रिडक्शन यानी रिड्यूस हो करके सिंपल सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड में बदल जाएगा। तो पहला कंडेंसेशन है और बाकी 2, 3, 4 उसके रिडक्शन की प्रोसेस। तो अगर हम इस प्रकार से समझें तो फैटी एसिड सिंथेसिस में सिर्फ 2 ही काम हो रहे हैं, एक कंडेंसेशन हो रहा है, दूसरा रिडक्शन हो रहा है, बस। और कोई नई बात नहीं है इसमें सीखने के लिए। अब यहाँ पर क्या होगा कि मान लीजिए, इसी पर हम समझा देते हैं कि ये वाला ग्रुप इससे जाके जुड़ा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, यानी ये बाहर आ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, और ये ग्रुप जा करके इससे लग जाएगा। तो जब इससे लग जाएगा तो ये कैसा बन जाएगा, COSH CH2C
CH3 CH3। अब ये वाला ब्लैक हुआ था, लाइए इसे ब्लैक से कर दें चूंकि ब्लैक से लिखा हुआ है। ये वो ग्रुप आ गया जो एसिटाइल का ग्रुप था। और ये ग्रुप वो वाला है जो मेलोनिल कोएंजाइम ए से निकला है ये। और ये ग्रुप कौन सा है? जो कि एसिटाइल ग्रुप से निकला हुआ है। तो ये जो एसिटाइल ग्रुप से निकला हुआ है, इसका जो कीटो ग्रुप है इसी का रिडक्शन अगले उसमें होगा। अब आगे जाने से पहले एक चीज जो हम भूल रहे हैं यहां पर, जिसकी तरफ मैं ध्यान दिलाऊंगा, वो ये है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है और आई कहाँ थी इससे पहले? इससे पहले इसी एसिटिल ग्रुप में, यानी CH2OSCO, इसी एसिटिल ग्रुप में बाइकार्बोनेट आयन के कारण ऐड हुई थी ठीक पहले। यानी इस जो हमारा मेलोनिल कोएंजाइम ये है उससे पहले ये जुड़ी थी। अब देखिए जैसे हमने यहाँ पे ये एसिटिल मेलोनिल कोएंजाइम लिया है ना, तो इसमें ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कहाँ से आई है? इससे आई है। तो ठीक पहले मेलोनिल कोएंजाइम ए में कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ता है और जुड़ने के तुरंत ही बाद अगले स्टेप में वो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। यहां पर क्या निकल गई है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये बात क्यों हो रही है? अगर कार्बन डाइऑक्साइड को निकलना ही था तो वो यहां एसिटिल ग्रुप में क्यों जुड़ी? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है टू बी कंसिडर्ड कि अगर एसिटिल ग्रुप का ही सब काम है तो फिर हम मेलोनिल ग्रुप क्यों बनाते हैं? या पॉइंट ये है कि एनिमल्स या प्लांट्स मेलोनिल ग्रुप क्यों बनाते हैं? तो उसका जवाब यहाँ हम थोड़ा सा देंगे कि ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसने क्या किया हुआ है कि एक मेथिलीन ग्रुप को सैंडविच किया हुआ है। एक मेथिलीन ग्रुप को सैंडविच किया हुआ है, जिसकी वजह से ये एक न्यूक्लियोफाइल है। ये न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर देता है? जैसे ही ये निकलेगा, इसे बचा के रखा हुआ दोनों तरफ से। क्यों? थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन हो सके, इसीलिए ये कार्बोक्सिल ग्रुप जुड़ा है। क्योंकि ये जो मेथिलाइन ग्रुप है जो कि एक न्यूक्लियोफाइल है, ये एस्टर लिंकेज पर एक्ट करता है। अभी मैंने देखिए बनाया हुआ है, ये इस एस्टर लिंकेज को तोड़ देता है बड़ी आसानी से। और एस्टर लिंकेज के टूटने से, चूंकि एक एस्टर लिंकेज जो टूट रहा है वो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है। तो एक्सर्गोनिक रिएक्शन है, तो वो एनर्जी जो निकल रही है वो इस ग्रुप को इससे जोड़ने के लिए यूज में आ रही है। एक्स्ट्रा और एनर्जी भी इस कार्बोनिल कंपाउंड में है। क्यों है? क्योंकि वो एनर्जी जिसने इसको कार्बोक्सिल ग्रुप को जोड़ा था वो किससे आई थी? एटीपी से आई थी। तो वो जो एडिशनल एनर्जी है प्लस ये न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन द एस्टर लिंकेज ऑफ थायल ग्रुप, ये इसमें से निकली एनर्जी, ये एनर्जी निकल करके इस कंडेंसेशन को
अलाउ करती है। नहीं तो सीधे सीधे एसिटाइल ग्रुप को अगर आप जोड़ने की कोशिश करेंगे सिवाय मैलोनिल के बजाय, केवल यहाँ भी एसिटाइल कोएंजाइम है मैलोनिल के बजाय और यहाँ भी एसिटाइल है, अगर इन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे तो बाहर से बहुत सारी एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसलिए इसका जवाब ये है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ जुड़ी वो तुरंत ही निकल गई, इसलिए कि रिएक्शन को थर्मोडायनेमिकली फेवर्ड बनाया जा सके। और जो एडिशनल एनर्जी हमें एटीपी के द्वारा मिली है और जो थायोएस्टर बॉन्ड के ब्रैकेट से जो मिली है, वही एनर्जी इस कंडेंसेशन को पूरा करने में काम करती। तो मैंने ये पूरा जो है रिएक्शन यहाँ बना दिया है। इसमें हम आपसे बात कर रहे थे कि क्यों कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो जो पहला रिएक्शन है वो क्या है, कंडेंसेशन रिएक्शन है, जो कि कीटो एसिल सिंथेज एंजाइम सब यूनिट्स के एक्टिव होने से बनता है। और इसमें क्या होता है कि ये वाला जो एसिटाइल ग्रुप है जो कि कीटो एसिल के थायो ग्रुप से जुड़ा हुआ है, वो एसीपी के थायो ग्रुप से जुड़े मैलोनिल कोएंजाइम ए के साथ जो कार्बोक्सिल ग्रुप है उसको डिस्प्लेस करते हुए वहाँ पर जुड़ जाता है और इसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। तो ये जो कंपाउंड बनता है इसको हम क्या बोलते हैं, बीटा कीटो ब्यूटेरिल एसीपी। एसीपी इसलिए बोल रहे हैं इसे हम क्योंकि ये जो एसएच है ये अभी भी एसिल कैरियर प्रोटीन का ही एसएच है, ये उससे ही जुड़ा हुआ है। अगर आप किताबों में डायग्राम बने हुए देखेंगे तो उसमें आपको एसीपी जो कैरियर प्रोटीन है उसके साथ ही इसे जुड़ा हुआ पूरे में दिखाएंगे, क्योंकि हमने पहले बताया था कि शटल सिस्टम की तरह से काम करता है। अब आगे क्या होगा, ये जो बीटा कीटो है, बीटा इस वजह से है कि कार्बोक्सिल ग्रुप के पहले वाले को अल्फा कहते हैं, उसके बाद वाले को बीटा कहते हैं। तो बीटा में कीटो ग्रुप लगा हुआ है, अब ये धीरे धीरे रिड्यूस होगा। तो इसके रिडक्शन का मतलब होता है इसमें एक H जुड़ जाए, तो वो H किससे आता है, NADPH से आता है। यहाँ पर हमने पहले आपको बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो NADPH है इंस्टेड ऑफ NAD, जैसा कि बीटा ऑक्सीडेशन में होता है। ये वाला जो रिएक्शन है वो कीटो एसिल, चूंकि रिडक्शन होना है इसलिए बीटा कीटो एसिल रिडक्टेज एंजाइम की वजह से होगा और इसमें एक NADP बनेगा। इसकी वजह से यहाँ क्या हुआ, ये जो डबल बॉन्ड था ये हट करके एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया। देखिए यहाँ इस डबल बॉन्ड को हट करके एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ गया और इसका नाम क्या हो गया, बीटा हाइड्रोक्सी। चूंकि हाइड्रोक्सी जुड़ा है बीटा वाले कार्बन पर, बीटा हाइड्रोक्सी, और चूंकि 4 कार्बन कंपाउंड है इसलिए ब्यूटेरिल, और वो अभी भी ACP से जुड़ा हुआ है इसलिए उसे हम ACP लगाएंगे। अब इस हाइड्रोक्सिल को भी बाहर निकालना है तो एक H इसका लेगा और एक OH यहाँ ही है, तो एक H और जुड़ गया तो H2O हो गया। तो इसके बाद का जो रिएक्शन है वो क्या है, डिहाइड्रेशन है। तो डिहाइड्रेटेज एंजाइम की वजह से होता है, जिसमें से एक H2O निकल जाता है, तो एक OH ये निकलेगा, एक H यहाँ का निकलेगा, तो दोनों में CH बचेंगे। तो उन CH की बीच में एक डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो अब ये जो अनसैचुरेशन यहाँ पर था वो क्रिएट हुआ बीटा और उसके बाद वाले कार्बन के बीच में, मतलब बीटा और अल्फा के बीच में। तो इसलिए इसका नाम अब हम इनॉयल ACP रख देते हैं। इसका नाम हम इनॉयल ACP रख देते हैं, जिसको कि हम लिख सकते हैं चूंकि 4 कार्बन है, 1 2 3 4, तो ब्यूटेन होगा, ब्यूटेनॉयल ACP। तो ये ब्यूटेनॉयल ACP बन गया। अब हमें इस वाले डबल बॉन्ड को भी सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है। तो हमने पहले देखा था कि हमने यहाँ पर एक हाइड्रोजन जोड़ा था, तो जब भी हाइड्रोजन जुड़ा तो उसे हम रिडक्शन कहते हैं, रिडक्शन।
रिडक्शन, उसके बाद क्या हुआ, एक का पानी निकल गया, डिहाइड्रेशन, अब फिर से रिडक्शन होगा। तो फिर से जब रिडक्शन होगा तो फिर से कीटो एसिल रिडक्टेज की, बल्कि कीटो नहीं, यहाँ पे वो लिखिए इनॉयल रिडक्टेज, चूंकि अब इनॉयल कंपाउंड है ना, इनॉयल, तो इनॉयल रिडक्टेज एंजाइम की वजह से यहाँ पर ये जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होकर ये एक ब्यूटेरिल ACP में कन्वर्ट हो जाता है, और ACP अभी भी लगा हुआ है। तो हमको कितने रिएक्शन मिले, एक कॉन्डेंसेशन, दूसरा रिडक्शन, तीसरा डिहाइड्रेशन, चौथा फिर से रिडक्शन। अभी जो पांचवा नंबर का जो रिएक्शन है वो वही रिएक्शन है जो यहां से आया है, यानी मैट के थ्रू, मैट। तो इस मैट में अब क्या है कि अभी ये ACP से जुड़ा है, लेकिन जब हमने स्टार्ट की थी तो हमने ये कहा था कि उस समय स्टार्ट होता है जबकि, इसको अगर हम इस तरीके से लिखते हैं, जबकि ACP पर एक मेलोनिल ग्रुप जुड़ गया हो और KS पर एक एसिटाइल ग्रुप जुड़ गया हो, तब पहला वाला रिएक्शन स्टार्ट होता जो हमने यहां लिखा हुआ था। तो ये तो ये क्या होगा कि जो ये 4 कंपाउंड है, यानी ब्यूटेरिल ग्रुप है जो ACP पर जुड़ा हुआ है अभी, वो अब ACP से ट्रांसफरेज, यानी मेलोनिल एसिटिल कोएंजाइम में ट्रांसफरेज एंजाइम की वजह से इस थायल ग्रुप को छोड़ करके KS के थायल ग्रुप पर जुड़ जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा, तो ये सारी चीजें यहां आ जाएंगी, समझ रहे हैं। अब ये जैसे CH2 है, इसे हम अगर लिखें तो C2CH3, तो अब ये 4 कार्बन कंपाउंड बन गया, जो ये वाला था वो अब यहां पर आ गया, और इसी तरीके से ACP पर एक मेलोनिल ग्रुप फिर से अटैच हो गया। तो अब यहां से ये फिर से साइकिल चलेगी। तो अब चूंकि ब्यूटेरिल ग्रुप है तो इसलिए अब इसमें 2-2 कार्बन और जुड़ जाएंगे, 2 कार्बन और जुड़ जाएंगे। तो कुछ जब ये एक साइकिल फिर होगी तो यहाँ 4 के बजाय 6 कार्बन होंगे, और 6 से फिर जब स्टार्ट होगा तो फिर 2 जुड़ जाएंगे, तो 8 जुड़ जाएंगे। तो इस तरीके से 7 बार साइकिल चलेगी। तो 7 टाइम्स ये साइकिल चलेगी। तो हमको 7 × 2 = 14 कार्बन हमने जोड़े, किसमें, जो हमारे पास पहले से 2 कार्बन थे हमने उनमें जोड़ दिया। जो एसिटाइल ग्रुप का जो था उसमें 2 कार्बन हमने जोड़ दिया। तो ये 16 कार्बन का कंपाउंड बनता है, जो कि पामीटेट कहलाता है एनिमल में। अब ये मालूम नहीं कि पामीटेट ही क्यों बनता है, लेकिन मैमल्स में हमेशा पामीटेट ही सबसे पहले बनेगा। तो इसके लिए अगर हम कोई रिएक्शन लिखना चाहें तो हम क्या लिख सकते हैं कि मान लीजिए 7 साइकिल चली, तो 7 बार मेलोनिल कोएंजाइम ए बना। तो हम मेलोनिल कोएंजाइम कैसे बना, 7 एसिटाइल कोएंजाइम ए में 7HCO3, और 7 ही बार ATP भी यूज हुआ है, 7 ही बार ATP भी यूज हुआ है। तो ये क्या बन गया, 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए प्लस 7CO क्या कहते हैं, सॉरी, प्लस 7 ADP प्लस 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो हमको 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए मिलते हैं, जो कि फिर से एक एसिटिल कोएंजाइम ए से
जुड़ता है। क्यों? क्योंकि एसिटिल कोएंजाइम देखिए ये वाला जो है वो अलग से आया है, वो मेलोनिल से नहीं आया है। ये जो केएस पे लगा हुआ एसिटिल कोएंजाइम ये था, ये वाला हिस्सा वो अलग से आया है, वो अलग एसिटिल ग्रुप के एसिटिल कोएंजाइम से इंटरेक्ट होकर के आया है। तो एक एसिटिल कोएंजाइम ए प्लस 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए मिलकर एक पामीटेट बनाते हैं। तो अगर हम इसे फिर से रिएक्शन लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे? एसिटाइल कोएंजाइम ए प्लस 7 मेलोनिल कोएंजाइम ए प्लस 7 एटीपी। और इसमें अब हमें जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 2 बार NAD जुड़ा है, एक NADP यहाँ जुड़ा है और एक NADP यहाँ जुड़ा है। तो हम साथ में कितनी बार जोड़ रहे हैं? 14 NADPH2। तो ये क्या बना रहे हैं? ये एक पामीटॉइल, ये एक पामीटेट बना रहे हैं, जो कि पामीटेट बन गया। तो पामीटेट में हमने देखा कि हर बार एक कार्बन डाइऑक्साइड निकली है हर साइकिल में, तो 7 साइकिल हुई थी। 7 CO2 प्लस 7 ADP प्लस 14 NADP प्लस, और उसके बाद हमने देखा है कि हर साइकिल में एक पानी भी निकला है। तो वो पानी जो है यहाँ पर 7 साइकिल है तो 6H2O है, 6H2O है, क्योंकि जो पानी है वो एक इस वाले ट्रांसफर में खत्म हो जाता है। पानी निकलता है लेकिन वो खत्म हो जाता है। किसको? ये पानी क्यों खत्म होता है? जब हम पामीटेट को इस वाले एसएच से अलग करेंगे, मान लीजिए 7 बार चली साइकिल और पामीटेट बन गया, तो पामीटेट को जब हम अलग करेंगे तो जो थायोएस्टर है, थायोएस्टर लिंकेज है, उसको हाइड्रोलाइज करते हैं। तो जब थायोएस्टर लिंकेज किसका? पामीटेट वाला। जो लास्ट में बच रहा है, यानी 16 कार्बन वाला पामीटेट को जब हमें थायोएस्टर से तोड़ना है तो हमें उसे हाइड्रोलाइज करना पड़ता है। तो यहां पर एक H2O यूज अप हो जाता है। चूंकि एक H2O यहां पर यूज्ड हो गया, इसलिए यहां पर 7 के बजाय 6 ही H2O बन रहा है। ये ध्यान दीजिएगा कि 7 साइकिल में 7 बार पानी निकला है तो 7H2O निकलना चाहिए, लेकिन जब वो बन जाता है यहाँ पर और उस पामीटेट को हम इस ACP से, क्योंकि ACP भी जुड़ा हुआ है, हम उससे जब अलग निकल थायोएस्टर को ब्रेक करते हैं तो उसकी हाइड्रोलिसिस के लिए एक पानी की जरूरत पड़ती है, इसलिए वो 6H2O बनता है। तो ये एक टोटल समरी थी कि किस तरीके से फैटी एसिड सिंथेसिस होती है। इसके बाद फैटी एसिड सिंथेसिस चूंकि साइटोप्लाज्म में होती है एनिमल्स में, और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, और उसके लिए NADP या एसिटाइल ग्रुप कहाँ कहाँ से सप्लाइड होंगे, क्योंकि देखिए इसमें क्या खर्च हो रहा है, एक NADP खर्च हो रहा है चाहिए और एसिटाइल ग्रुप चाहिए हमें, तभी फैटी एसिड बनेगा। तो ये NADP और एसिटाइल ग्रुप और कहाँ से आते हैं, इनका रेगुलेशन क्या क्या है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में टेकअप करेंगे। तब तक के लिए आप इतना समझें
कि हम सबसे पहले मेलोनिल कोएंजाइम ए को बनाएंगे, जो कि एक 3 कार्बन का कंपाउंड है। उसके बाद हमें एक बेसिक एसिटाइल ग्रुप की जरूरत पड़ेगी, हर बार 1-2 कार्बन की जरूरत पड़ेगी, जो कि मेलोनिल कोएंजाइम ए में हर बार 2-2 करके जुड़ेगा। तो उस जुड़ने को ही एक मेन रिएक्शन है जो फैटी एसिड सिंथेस की वजह से होता है, और जुड़ने की वजह से हम उसे कंडेंसेशन कहते हैं। जुड़ने के बाद जो कीटो ग्रुप बच जाता है, जो उसमें एग्जिस्ट कर रहा होता है, उसको बाकी और रिएक्शन जो 2, 3, 4 रिएक्शन और हैं, वो केवल उसे सैचुरेशन की स्थिति तक लाते हैं बस। तो बेसिक आइडिया क्या है कि मेलोनिल के स्केलेटन में हर बार एक एसिटाइल का ग्रुप जुड़ जाए, और वो ग्रुप में जो कीटो ग्रुप है वो फिर से रिड्यूस होकर के एक सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट एसिल ग्रुप में कन्वर्ट हो जाए। तो यही साइकिल हर बार 2-2 करके जुड़ती है, तो 18 हो चाहे 20 हो 22 हो, उस तरीके से जुड़ता है। नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम और आगे चीज़ देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि प्लांट में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स कैसे सिंथेसाइज होते हैं। थैंक यू।